अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज एक बात तो पुरानी हो गई है लेकिन मैं उस पर बात करना ज़रूरी समझ रहा था। आपको याद होगा कि ईद से कुछ दिन पहले हमारे कुछ एंकर साहिबान ने एक नया शोशा छोड़ा था कि जी वो बाजवा साहब कहते थे कि टैंकों को जंग लगा हुआ है और डीजल डीजल नहीं है, डीजल के पेट्रोल पैसे नहीं है। नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, सारा कुछ। और उसके बाद उन्होंने डिमांड की कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। यह है जो मेरे ख्याल में, मैं फिर उसके बाद आपका तजिया उस पर लूंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बात जब उनसे की गई थी तो इस बात को 3 साल गुजर गए। मतलब 3 साल तक आपकी मुहब्बे वतनी नहीं जागी। 3 साल के बाद अचानक से आपकी मुहब्बे वतनी खुलकर बाहर आ गई और जनाब आपने डायरेक्ट ही कोर्ट मार्शल का मुतालबा भी कर दिया। ठीक है, अपने प्रोग्राम में आपने किया भी नहीं, किसी और जगह पे जाके किया। अच्छा, इसमें एक चीज और बड़ी अहम है। अगर आपको याद हो, शायद मित्रा साहब को जो बाजवा साहब ने जो सो कॉल्ड इंटरव्यू जिसको वो डिनाई कर चुके हैं अपेरेंटली, वो कि उन्होंने तस्वीरें भी लगाई, उसमें बाजवा साहब से उन्होंने पूछा कि जनाब आप भी तो कामे पे मियाँ साहब को निकलवा दिया था। तो बाजवा साहब ने कहा भी मुझे तो पता ही नहीं था वो कामे का। एक जनरल थे आसम मुनीर साहब, वो जाकर कामा ले आए। उनके तलकात थे मिडल ईस्ट में, दुबई में, इधर उधर, वो ले आए जिस पे ये सारा काम हो गया। अब मुझे ये लगता है कि ये शायद उसकी रिटेलिएशन में, क्योंकि अब हजरत आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ हैं, उनको शायद ये लगा होगा कि यार ये तो मेरे तलकात खराब कर रहे हैं मियाँ साहब से। ठीक है, तो उन्होंने एक नया कट्टा खुलवा दिया। लेकिन इसमें दो तीन चीजें जो हैं वो बड़ी अहम है। और इसके बाद थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे जो रिसेंट इनका जो विजिट हुआ है चाइना का। उसमें सुना है कि चाइनीज ने इनके साथ कोई अच्छी नहीं की, बहुत सारी बातें कुछ खुली हैं वहां पे। तो पहले इस पे आप जरा रोशनी डालें कि ये वो जो हमारे एंकर साहिबान उनको 3 साल के बाद उनकी हुब्बुल वतनी एकदम से क्यों जागी, पहले क्यों ना जागी? देखिए शुएब, आपने बड़ा सेंसिटिव एक इस लिहाज से है, उसमें कुछ ये लोग भी शामिल आ जाते हैं जिनके साथ हम लोगों ने काम किया हुआ है, जिनको देखा हुआ है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखिए कि वो चैनल के मालिकान कौन है, जो कि आपके निगरान यहाँ पे निगरान वजीर आला। अब ये बाय ऑल मीन्स ये एक सोची समझी, विदाउट हैविंग एनी सिंपैथी फॉर जनरल बाजवा। इसमें जनरल बाजवा का वो जो, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान के जो जिन जर्नैलों का कब्रों से निकाल के ट्रायल होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, ये वो साहबान है जिनको उनकी जिंदगी में सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें सोचने की बात ये है कि ये जो फिर अंदर की जो लड़ाई है, फ्रिक्शन है, ये क्यों और किस तरीके से सामने लाई जा रही है। अब किसकी जो है ना, वो जो मुशर्रफ कहते थे कि मेरी वर्दी जो है मेरी खाल है, तो अब ये किसकी खाल बचाने के लिए ये किया जा रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल में ये इट वाज ए प्लान मूव। और कुछ और ये भी देखें कि ये वो लोग होते हैं जो जब आप इस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं ना, तो फिर जो ताकतवर होता है ना, फिर ये उसके साथ जुड़ते हैं, और जो आउटगोइंग होता है या जो कमजोर पड़ रहा होता है ना, ये उसका साथ छोड़ देते हैं। पहली बात तो ये है कि जर्नलिस्ट का ये काम ही नहीं है कि वो एम्बेडेड जर्नलिज्म करे, वो जर्नलिस्ट ही नहीं है। वो फिर 2 जगह से 3 जगह से तनख्वाह लेकर जो काम करना है ना, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या वो जर्नलिस्ट हो ही नहीं सकता। जर्नलिज्म का तो काम ही ये है कि आपने सच के साथ, हक के साथ खड़ा होना है, और उसके साथ बड़ी जरूरी चीज ये होती है कि आपकी अपनी नजरों में भी कोई इज्जत होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो जर्नलिस्ट नहीं हो सकता जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखता। जब आप लिफाफा ले लेते हैं या लिफाफे दिलवाने में शामिल हो जाते हैं और फिर आप सेठों के एजेंडे पे काम करते हैं, फिर एक एक मूव उस तरह से बनती है, तो ये जो पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है उसमें ये सबसे बड़ा आंसर है। अभी जो जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं तय हो पाई, तो उसमें ये सारे वो लोग हैं जिनका रोल है। अब कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल पॉइंट, ये उसमें से आया। अब ये कमजोर पड़ते हैं पाकिस्तान। अभी हमारे पास इतलात तो नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रही है चीजें कि एक जो है ना, रैंक्स एंड फाइल्स में भी इत्मीनान नहीं है।
नहीं है। ये वो सिचुएशन नहीं है कि जिसके अंदर आप कहें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बड़ी प्रिविलेजेस एंड पर्क्स हैं, आप सिविलियन के साथ मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये वो चीजें हैं जो आपको आप हक बात कहने से रोकती हैं, हक का साथ देने से रोकती हैं। जब आपको इतने प्लॉट मिलते हैं, इतने बेनिफिट्स मिलते हैं, इतने आप करोड़ों रुपए लेके जब आप रिटायरमेंट, कौन बंदा उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करे? उसके लिए तो बड़े और लोग चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग मौजूद हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के वो लोग जो बेचारे इस वक्त कमजोर पड़े हुए हैं पॉलिटिकली या समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर, वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि यार शायद ये कुछ असर्टिव हो, ये कुछ बेहतर हमारे लिए हालात कर सकें। और याद रखिए कि इनका अपना जो सर्वाइवल है ना, ये जो इतनी लग्जूरियस लाइफ है, ये इतनी जो प्रिविलेज लाइफ है, इतनी जो एक महफूज मुस्तकबिल की जिंदगी है, वो लोगों की बेहतरी के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम उनको नहीं ये अपनी, जिसको कहते हैं पेट काट के नहीं कर सकेंगे ना, तो उनके पास भी पेट भरने को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो ये इट इज बाय ऑल मीन्स एक डिजाइन था, एक बाय बाय डिजाइन ये सारा कुछ किया गया है। उसमें सिर्फ ये था कि जो अभी ताकत में है, जो अभी बैठे हुए हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, किसी और को पंचिंग बैग बनाया जाए, जो कि किसी और हवाले से पंचिंग बैग होना चाहिए, उसका कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को पंचिंग बैग बनाने के लिए अभी जो पंचिंग बैग बन रहे हैं आप उनकी जान खलासी करवाएं यहाँ से। तो ये इसमें मुझे शोएब साहब ये लग रहा है, मेरे कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यही जो हम कुछ ज़ाहिर ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में आप डायरेक्टली तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। अगर आपको इंफॉर्मेशन की इस तरह के जराए आपने पैदा करने हैं, तो फिर उसके लिए आपको बहुत कीमत अदा करनी पड़ती है। उसके लिए आपको अपना जो है अपना ज़मीर सुलाना पड़ता है। तो ये अब कहने को तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन टेंटेड इंफॉर्मेशन है। इसको बना के, जिसको कहते हैं ना टेबल स्टोरी, अब याद है ना आपको, हम ये हमारे दौर में ये सारे वो लोग होते थे जो टेबल स्टोरी में माहिर होते थे। ठीक है, ये पहले खबर लिखते थे, उसके बाद सोचते थे कि अच्छा अब इसको किस तरह से इससे आगे जोड़ना है। ख्याली खबरें यार, जर्नलिज्म ये नहीं होता था, खुदा का खौफ करें। तो अब आप ये इस सतह पे तो ना खिलवाड़ थे। जो दूसरी बात आप बात कर रहे हैं ना कि इनके ताल्लुकात आपस में, ये हर चीज जो है, ये इस जो मौजूदा हुकूमत है अपनी सरासीमगी में, अपने खौफ में, ये खुद बयान कर चुके हुए हैं। अगर ये नहीं बचते, जो ये खुद कहते आ रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे कि चक्की पीसेंगे अगर हम हुकूमत ना लेते, ये जब ये कहते हैं कि जनाब या हम नहीं है तो या वो हमारा दुश्मन नहीं है, तो ये किस स्ट्रेंथ पे कह रहे हैं और किस खौफ से कह रहे हैं कि वो जो पीछे है अगर वो हट गया तो इनके पल्ले क्या है? इनके पल्ले क्या? इनको तो ये हालत है कि इनकी कोई टिकट मांग नहीं रहा, इनका देना तो दूर की मामला है। नहीं वो तो चले, तो क्या बनेगा जब ये इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जब क्या हालत होगी? देखिए कितनी की आप धांधली कर लेंगे? एक मिनट हम थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहे हैं। बात हो रही थी कि ये जो बाजवा साहब के बारे में जो ये जो सारी गुफ्तगू हुई है इस पे, ठीक है कि जी मतलब मेरा क्वेश्चन बड़ा सादा सा था कि सवा तीन साल के बाद आपकी हुब्बुल वतनी क्यों जाग गई और सवा तीन साल पहले क्यों ना जागी? या उस वक्त आप गद्दार थे और आज अचानक आप हुब्बुल वतनी का शिकार हो गए हैं? कोई बात तो है ना। मतलब देखें, जर्नलिस्ट के पास बात करने के 100 तरीके होते हैं। अगर ये बात उस वक्त की गई थी और वो कहा गया जी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड थी, अगर ऑफ द रिकॉर्ड थी तो फिर एथिकली तो आज भी नहीं करनी चाहिए थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी। मगर दैट वाज अ नेशनल सीक्रेट। आप कह रहे हैं कि जनाब मेरे टैंका नु जंग लगे हुए है, मेरे को डीजल कोई नहीं, जहाज उड़ाने से पेट्रोल कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है भाई कि ये कौम तो पिछले 75 साल से अपना पेट काट कर डिफेंस के लिए तो बजट हमारी औकात से बहुत ज्यादा हम दे रहे हैं, उतनी हमारी औकात नहीं है जितना हम डिफेंस बजट दे रहे हैं। फिर डिफेंस बजट तो एक साइड पे चला गया, आपकी जो बिजनेस एम्पायर है, जो मतलब पाकिस्तान की जो भी बिजनेस एम्पायर है, उसका 40% पे भी आप कब्जा किए हुए हो, जिसका ना ऑडिट होता है ना कुछ और होता है। तो उसके बाद भी अगर आपके पास डीजल नहीं है और आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो क्वेश्चन इज दैट कि यार वो जो इतना बड़ा फंड जाता है वो जाता कहाँ है भाई, किस खाते में जा रहा है, हमें भी तो बता दें यार। अच्छा, अब आप माजरत के साथ आपको तो फर्ज करें कि ये हालात है हमारे, 3 साल पहले ये हालात थे, वो आपकी बात दुरुस्त है,
कि ये हुबल बात तो वही थी कि तभी ये छुपाना चाह रहे थे, अब वजह सामने आ गई, किसी और को बचाना था। फर्ज करें कि ऐसे ही हालात हों, फर्ज करें, तो क्या आपके जो दुश्मन है, जिसके ऊपर सारा, जिसकी वजह से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, अपना पेट भी का, जो एक दुश्मन बना के हमारे सामने 74 साल से रखा हुआ है, क्या उसको नहीं पता होगा? सब उसके पता लिए कितना आसान है कि वो आए और अभी जो हालात हैं अपने सामने, तो क्या ये मालूमात उसके पास नहीं होंगी? देखें। कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये जो गुमराह कुन जो मामलात है ना, ये हमारे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि वो कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन हासिल कर सके, ना कर सकते। अपना कोई लाहेहामल ना बना सके, अपने जो मुश्किल हालात हैं उसको दूर करने के लिए, उनका हल ढूंढने के लिए वो पॉलिटिकली इतने अवेयर ना हो जाएं कि वो सबके सामने आके, बहुत बेहतरी है हालात में, इस हवाले से देखा जाए तो बहुत बेहतरी है, लेकिन ये कहना जी, ऐसे लोगों को, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बात करना इन लोगों के बारे में भी जो ना, मैं समझता हूँ कि शायद ये मुनासिब नहीं। चले छोड़े इस बात को, अगली बात करते हैं। ये जो आर्मी चीफ का जो रिसेंट विजिट टू चाइना है, खैर उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो कुछ है वो सब ने देख ली, उस पर मैं कोई ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा, हर एक ने देख लिया कि वहां पे क्या कुछ हुआ। लेकिन जो अंदर की खबरें और कुछ जो चाइनीज मीडिया में जो रिपोर्ट हुई है वो बड़ी खौफनाक है। मतलब ये कि चाइना ने इनको कहा है कि आपने यूक्रेन को असला बेचा, अभी तक दे रहे हैं आप छोटा असला, जिसकी वजह से रशिया आपसे नाराज है। ठीक है, खान साहब की बात मुझे आज याद आ रही है कि खान साहब कहते थे कि नहीं भाई, मैं किसी दूसरे की लड़ाई में मैं उसका will be part of हिस्सा peace, नहीं not बनूंगा। यस conflict, yeah. यस, दैट वाज द एक्सीलेंट पॉलिसी। अब अगर ये बातें खुल रही हैं और इससे चाइना ने भी आपसे खासी हद तक क्या कहना चाहिए कि बददिली का मुजाहरा भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन चूंकि चाइना की जरूरत है, ग्वादर वाला जो मामला है उसके लिए वो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि 54 बिलियन डॉलर्स का वो जो रेलवे ट्रैक बिछना है, इट्स अ ह्यूज। आपको पता है कि ये पहले भी बिछना था और पहले इस पे इशू किया था। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आर्मी कह रही थी कि जी एफडब्ल्यूओ को आप कॉन्ट्रैक्ट दें, वो बिछाएगी। चाइनीज कह रहे थे नहीं, हमारे अपने बंदे आएंगे, जिसकी वजह से ये डिले होता चला आया एक मुद्दत से। अदरवाइज ये जब ग्वादर को हैंड ओवर किया गया था उसके बाद से ये प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। ठीक है, अब उन्होंने किया, अभी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अभी आएंगी कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन यार बात ये है कि मैं यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी सोच रहा हूं, अगर हमारे दोस्त हमसे इस तरह की बात करें तो हम खड़े कहां पे। आपने वो रिसेंटली किनारा बानी खार वाला मामला भी आपके ज़हन में होगा, तो उन्होंने कहा कि हमें न्यूट्रलिटी, चाइना और अमेरिका के दरमियान में हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। ये वो पॉलिसी है जो कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर यानी सकते। कि रशिया और अमेरिका के दरमियान में तो आप यू हैव टू साइड विद अमेरिका, अमेरिका। लेकिन नॉट इन द केस के आपके सामने ऑप्शन हो कि चाइना है और अमेरिका है, तो आप कहेंगे यहाँ पे आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब इसके ऊपर भी ज़ाहिर भी, तो कुछ ताने बाने जो है ना वो उधड़ के सामने आने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो बड़ा एक डेंजरस जोन है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है रिलायबल इंफॉर्मेशन के साथ जो है ना इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और बुनियादी बात तो ये है कि कोई ऐसी अपोजिशन होनी चाहिए जो पार्लियामेंट में बात करवाए, सेनेट में बात करवाए कि अब ये जो इतलात आ रही है। वैसे आप ऑडियो लीक्स के ऊपर, तो उधर ऑडियो लीक रिलीज नहीं होती और आप उसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर देते हैं, वजीर आजम से लेके तो वजीर दाखिला तक, और अपना बिलावल भुट्टो जरदारी से लेके तो शर्जील मेमन तक। तो यार ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में ऑडियो लीक्स नहीं है, ये तो रिपोर्टेड चीजें हैं। प्लीज इसके ऊपर जरा कुछ हमें आगाह कीजिए, कुछ बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं। तो अब आपको पता होगा कि ऑडियो लीक्स, इनकी अब क्या है, आपकी जो रूलिंग एलीट है, ये जो बदमाशियां इस वक्त आपके ऊपर कंट्रोल कर रही है, उसकी सारी की सारी सियासत का दारोमदार जो है वो ऑडियो लीक्स पे आया हुआ है। ऑडियो लीक्स पे है। यानी कि ये वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी एडमिसिबिलिटी नहीं, अदालत के अंदर आप पेश नहीं कर सकते सबूत के तौर पर, गवाही के तौर पर, और पूरा आपका मीडिया, पूरा धंधा जो है हुकूमत का वो ऑडियो लीक्स के ऊपर चल रहा है। कुछ तो ख्याल करो यार। और वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपके, यानी कि आपकी एग्जिस्टेंस का इशू है,
इस रीजन में आपने अपने आप को कैसे वायबल रखना है, कैसे किन मुल्कों के साथ जुड़ के रहना है आपने, जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट है और इतने डिपेंडेंट है कि शायद आपको अब खुराक भी उन मुल्कों से मांग के खानी पड़े। तो आपने यू हैव टू डिसाइड ये कौन लोग हैं, हमें किन के साथ जुड़ना है। तो ये ऑडियो लीक्स से निकले और हमें बताएं यार ये चाइना में क्या हुआ है अभी, जो हिना रबानी ने जो बात की है वो किस रेफरेंस से की है। मैं कंक्लूड करूंगा अभी, और मैं मतलब कंक्लूड करने से पहले बस दो बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि खासा वक्त हो गया। एक तो बात ये है भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा हुआ। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, सिर्फ नेक नीति की कमी है। ये आज भी मुल्क के साथ सिंसियर हो जाएं और ये सिंसियरिटी के साथ काम करें, आपका रिकॉर्ड की काफी है आपके सारे पिछले धोने साफ करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक वही काफी है। और ये वो जो है वो कुछ भी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा आपके पास पड़ा हुआ है पीछे। फिर आपके पास देख के जो असल मालकान है ना उनको मत भूलें। हम मतलब माजरत के साथ हमारा जो बलूचिस्तान को देखने का पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, वहाँ के वसाइल, वहाँ के रिसोर्सेज। हमें वहाँ पे बलूचिस्तान में लोगों की क्या हालत है वो हमें पता ही नहीं। देखिए रेकोडिक का पहले जो मुआहदा हुआ था, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। वो जो पहला जो मुआहदा हुआ था उसमें तो आपको पाकिस्तान को मुश्किल से 30% मिलना था। अब पाकिस्तान को मिलना था 50%, जिसमें से 25% मिलना था बलूचिस्तान को, 25% मिलना था वफाक को। वो 25% भी बलूचिस्तान पे लग जाए तो बलूचिस्तान, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं कि बलूचिस्तान जो है वो दूसरा अमेरिका बन जाएगा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इससे ऊपर से आपने वो पेनल्टी भी $10-12 बिलियन की पेनल्टी जो देनी थी उससे भी बच गए, बल्कि $10 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस एरिया में। शुएब साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जेब में जो पैसे हैं वो आपका या आपके बच्चों का हक है। मेरी जेब में जो पैसे हैं वो मेरा या मेरे बच्चों का हक है। अब अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि यार ये जो शुएब की जेब में पैसे हैं, ठीक है, शुएब से मैं यानी कि मैं उसको दबा के रखूं, उसको कमजोर करके रखूं ताकि उसकी जेब का या उसके पास जो वसाइल हैं उसके ऊपर मैं नजर रखूं, तो ये जिंदा रहने की कोई अच्छी एक मिसाल नहीं है। आप फेडरेशन में है, फेडरेशन का मतलब ये होता है कि आपने पूल इन करना है, आप बाई चॉइस उस फेडरेशन में, आपको कोई आपने फतह नहीं किया हुआ, आर्मी ने या किसी लश्कर ने फतह नहीं किया हुआ, तो जो भी होना है वो वहां। ये तो ब्लैकमेलिंग वाली एरिया में आ जाती है ना। ये तो आप सोच रहे हैं ना पता नहीं दूसरे क्या सोच रहे हैं इसके साथ ही चले इजाजत लेने जाते जाते एक लतीफा सिर्फ सुना दूंगा आपके हंसने के लिए। शर्जील मेमन साहब ने आज बयान दिया है कि जी मैं पीपल्स पार्टी से दरखास्त करूंगा कि मुझे लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। मेरे ख्याल में तो ये पीपल्स पार्टी 88 के इलेक्शन में भी लाहौर से बड़ी सीटें जीत गई थी। बेनजीर भुट्टो जीती थी लाहौर से ना, हार गई थी एक जीती थी, उसके बाद जिमनी इलेक्शन में हार गई थी, कुछ ऐसा उमर हयात से हार गई थी। तो यानी कि जिसको कहा जाता था पंजाब जो है, लाहौर जो है वो पीपल्स पार्टी का लड़काना है। तो अब जरदारी साहब या बिलावल साहब भी आ जाए ना, तो लाहौर में अब यहाँ के जो मौजूदा दावेदार हैं वो टिकट देने को ढूंढ रहे हैं बंदे। तो कहाँ पीपल्स पार्टी यार। भाईजान दूर क्यों जा रहे हैं, आप पिछले इलेक्शन देख लें, 2013 का देख लें, 2018 का देख लें, 2013 का इलेक्शन भी देख लें, 2018 का भी देख लें। पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनकी जमानतें जब्त हुई थी। शर्जील में सब कह रहे हैं कि मुझे टिकट दे। ये एक लतीफा ही है। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात।